अस्सलामुअलैकुम इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। हम अपने कोर्स का पावर प्लांट्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 1 जो कि सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के मुतल्लिक है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट सेशन में हमने जो है पावर प्लांट्स क्या होते हैं और डिफरेंट पावर सोर्सेज क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो रिसोर्सेज हमने देखे थे, थर्मल, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, हाइडल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके साथ हमने सबसे पहले जो है चीज़ थी, जो सबसे पहले सोर्स था थर्मल सोर्स, उसको डिस्कस किया था कि थर्मल सोर्स क्या है, थर्मल पावर प्लांट्स क्या होते हैं। और उसमें जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी जिसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस थी। और सॉलिड फ्यूल को हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें कोल था और वुड चारकोल एंड कोक एंड एंथ्रासाइट। उसकी हमने कोल की फॉर्मेशन की डिफरेंट स्टेजेस देखी थी। तो आज हम इसे कोल फ्यूल को, जो सॉलिड फ्यूल है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें और डिटेल्स क्या हैं और कैसे इसका जो है वो प्रोसेस किया जाता है। सबसे पहले जो है इस कोल में जब कोल माइन से निकलता है, माइनिंग होती है, वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो सबसे पहले जो है इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग क्या होती है? ग्रेडिंग में जो है कोल के साइज़, उसकी क्वालिटी कि किस किस्म का है, कौन सी है, पीट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, कौन से पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा, डोमेस्टिक में इस्तेमाल होगा, पावर प्लांट्स के पर्पज़ में इस्तेमाल होगा, कमर्शली यूज़ होगा। तो इसकी टेस्टिंग की जाती है, इसको डिफरेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसकी जो है डिफरेंट स्टेजेस हैं, जिसमें जो है हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें इसकी इसकी क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक की जाती हैं, इसको क्या क्या टेस्ट किया जाता है। तो ग्रेडिंग ऑफ कोल में सबसे पहले चीज़ जो है वो है जी साइज़। साइज़ साइज़ के मुताबिक जो है कोल को अलग कर लिया जाता है, यानी जो बड़े पीसीज होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा, जो छोटे होंगे उनको इस तरह साइज़ के लिहाज से लार्ज, स्मॉल एंड पाउडर। तो इस लिहाज से साइज़ के बेस पर कोल को ग्रेड कर लिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो है उसकी हीटिंग वैल्यू। हीटिंग वैल्यू मैंने चीज़ आपसे पिछले सेशन में डिस्कस की थी, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू, हीटिंग वैल्यू जो है ये एक ही चीज़ है। हीटिंग वैल्यू को जो है टेस्ट चेक किया जाता है, इसको टेस्ट किया जाता है कि इस कोल की जो है वो हीटिंग वैल्यू क्या है। हीटिंग वैल्यू चेक करने से ये पता चल जाएगा हमें कि ये कोल हमें अगर 1 ग्राम, ये 1 किलोग्राम ये कोल है और 1 किलोग्राम किसी और क्वालिटी का कोल है, तो दोनों की जो हीटिंग वैल्यूज़ हैं, एनर्जीज हैं, उनमें डिफरेंस होगा। कि 1 किलोग्राम कोल जो है आपको, फॉर एग्जांपल, एक क्वालिटी वाला ए क्वालिटी का कोल जो है जो कि 1 किलोग्राम है वो आपको 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर दे रहा है, और दूसरी जो बी क्वालिटी का कोल है वो 1 किलोग्राम वो आपको 2 यूनिट्स दे रहा है। तो दोनों में जो है वो हीटिंग वैल्यूज़ का और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की वजह से डिफरेंस होता है। थर्ड पे जो चीज़ चेक की जाती है वो है उसका ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट से जो है हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कितना ये कोल कितनी स्मोक क्रिएट करेगा, इसके अंदर हमें कितना ऐश जो है वो डिस्पोज करना पड़ेगा। इससे जो है हमें ऐश डिस्पोजल का भी पता चल जाता है कि इस कोल के अंदर जो है ये कितना बर्न होगा और कितनी इसके अंदर ऐश बनेगी। उसके बाद जो है इसका ऐश सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, ये भी इसके अंदर टेस्ट किया जाता है। और लास्ट में जो चीज़ है वो है जी सल्फर कंटेंट। सल्फर कंटेंट जो है ये मैंने कल भी बताया था कि सल्फर जो है वो एक एक्सप्लोसिव मटेरियल है, जो फ़ौरन आग पकड़ के, ये आग पकड़ता है और धमाका हो जाता है, ये धमाका खेज मवाद है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हम कोल माइन से लाते हैं अपने पावर प्लांट्स में यूज़ करने के लिए, उसके अंदर जो है सल्फ़र कंटेंट जो है वो कम हो, ताकि हमारे पावर, अगर ये इसकी बॉयलर्स के अंदर जो है वो कोई एक्सप्लोजन भी होती है तो डैमेज ना हो, हमारा पावर प्लांट जो है वो सेफ रहे, क्योंकि पावर प्लांट जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो ये हमारी कोशिश होती है कि सल्फ़र कंटेंट जो है इसकी वैल्यू, हमने कल देखा भी था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल में कि जो लेसर देन 1%, 1% से भी कम होना चाहिए।
तो ये जो है हमारे पास 5 चीज़ें हैं, साइज, हीटिंग वैल्यू, ऐश कंटेंट, ऐश सॉफ्टनिंग टेम्परेचर एंड सल्फर कंटेंट। इसकी बेस पे जो है हम कोल को ग्रेड कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ कोल। कोल का जो एनालिसिस किया जाता है ये कोल की कॉस्ट तयन करने के लिए, कोल की कॉस्ट बनाने के लिए जो है ये इसका एनालिसिस किया जाता है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक प्रॉक्सीमेट एनालिसिस है और एक अल्टीमेट एनालिसिस है। दोनों में जो है वो डिफरेंस है। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस जो है आपको कोल की बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता है कि ये बर्न कैसे होगा, इसमें कितनी स्मोक बनेगी, इसमें कितना ऐश होगा। और दूसरा ये चीज़ जो है एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में नहीं है, यानी ये इससे ये नहीं पता चलेगा कि इस कोल में कितना कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितनी है। ये सारी चीज़ें, ये सारी एलिमेंट्स जो है इसके अंदर हमें ये एनालिसिस जो है इस चीज़ के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। जो थर्ड इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इसमें कि मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, इम्प्योरिटीज़, ऐश कंटेंट। मॉइस्चर यानी कि किसमें कितनी नमी है, हमें हमें अभी इससे पता चल जाएगा कि अगर इसमें कोल में इतनी मॉइस्चर है तो हमें इसे कितना ड्राई करना पड़ेगा, कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए जो है हमें इसे सूरज की हीट देनी पड़ेगी। वोलेटाइल मैटर के इसमें हवा में खारिज होने वाली कितनी गैसेस, वो कितना मादा मौजूद है इसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ है, हमें इसको कितना क्लीन करना पड़ेगा, कितना फ़िल्टर करना पड़ेगा। फिर ऐश कंटेंट के बारे में भी हमें इस एनालिसिस से जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और ये सिर्फ जो है कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी पावर प्लांट्स वगैरह के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है ये एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक लार्ज स्टोरेज होती है, लार्ज क्वांटिटी में जो है वो कोल चाहिए होता है। तो हमें एक छोटे से सैंपल से ये सारी इंफॉर्मेशन उस पूरे स्टोरेज के बाद, उस पूरी लॉट के बारे में जो है मिल जाती है। दूसरी चीज़ अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस आपको परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन देता है। परसेंटेज एलिमेंटल कंपोजिशन क्या होती है कि जैसे एक कोल है, उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की परसेंटेज बता देगा कि कार्बन जो है वो 20% है, हाइड्रोजन जो है 40% है, ऑक्सीजन जो है वो 30% है, नाइट्रोजन जो है वो 5% है। इस तरह से जो है आपको जो है कंपोजिशन मिल जाएगी कि इसमें ये एलिमेंट्स हैं और उनकी ये परसेंटेज है। दूसरी चीज़ जो है ये जो मैंने अभी बता दी आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऐश कंटेंट, इनकी क्वांटिटीज़ जो है मैं ये जब आपको परसेंटेज पता चल जाएगी तो आपको वेट मालूम है कि आपने कितना वेट, कितना कोल जो है वो आपने माइन से निकाला है, तो आप परसेंटेज से उसका वेट भी फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन, बर्निंग प्रोसेस कैसे होगा, कितना जलेगा, ये इसकी मालूमात भी अल्टीमेट एनालिसिस से आपको मिल जाती हैं। लास्ट में जो है कि हमें सॉलिड फ्यूल यानी कोल के क्या फ़ायदे हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये सॉलिड फ्यूल है, इसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा इजी है, लॉन्ग ड्यूरेशंस, क्योंकि ये इतनी जल्दी जो है एनवायरमेंटल कंडीशन से इफ़ेक्टिव नहीं होता, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि सॉलिड है, इसकी हैंडलिंग जो है वो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो भी काफ़ी आसान है। नेचुरल अवेलेबिलिटी है, पाकिस्तान में इसके काफ़ी रिसोर्सेज मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा पे इसकी, काफ़ी जगह पे इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी माइंस जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास जो है हमारे कंट्री में मौजूद हैं, तो इसकी कॉस्ट भी कम है। क्योंकि ये नेचुरल अवेलेबिलिटी है, नेचुरल कुदरती तौर पे मौजूद है। इस अचानक ये आग नहीं पकड़ता, तो इसमें जो है वो एक्सप्लोजन का ख़तरा भी कम है। अगर हम नेचुरल कोल को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करें तो हमें जो है पर यूनिट कॉस्ट भी उसकी कम पड़ेगी। अगर हम इंपोर्टेड कोल यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो कोल बाहर से आएगा, यहाँ पे पोर्ट पे उतरेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये सारी कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। जब वो कोल आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो है वो बहुत कॉस्टली, जो यूनिट कॉस्ट होगी उस इलेक्ट्रिकल पावर की वो बढ़ जाएगी। अगर आप नेचुरल इंडिजिनस कोल यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट कॉस्ट कम होगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि क्योंकि पावर प्लांट के अंदर जो है, बॉयलर्स के अंदर जहाँ पे कोल बर्न होता है वहाँ पे काफ़ी क्वांटिटीज़ में कोल चाहिए होता है, तो फिर आपको जो है बहुत बड़ी लार्ज स्पेसिस चाहिए जहाँ आप नेक्स्ट 7 डेज़, 10 डेज़, 21 डेज़ का कोल स्टोर करके रखें।
क्योंकि ये एक ही दफ़ा में काफ़ी ज़्यादा बर्न होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी जो है बॉयलर के अंदर जाती है, तो फिर आपको इसकी काफ़ी क्वांटिटी, इसको स्टोर करने के लिए काफ़ी बड़ी स्पेस चाहिए। फिर अगर ये कोल जो है किसी माइन से आ रहा है या इंपोर्टेड कोल है, तो फिर आपको इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। इसके अंदर मैन हैंडलिंग जो है, आपको पर्सनल जो है ज़्यादा लोग चाहिए कि ये कोल पहले आप माइन से निकाल लें। वहाँ पे माइनर्स होंगे, लेबर होगी वहाँ पे, वो इसको माइन से माइनिंग करेगी इसकी। उसके बाद जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, यानी लोडर्स पे, ट्रक्स वगैरह पे लोड होगा, फिर जहाँ पे आपका पावर प्लांट है वहाँ पे आएगा, वहाँ पे फिर इसको अनलोड किया जाएगा, फिर इसको स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद जो है फिर वहाँ से जब ज़रूरत के मुताबिक आप वहाँ से उसको स्टोरेज से अपनी निकालेंगे, बॉयलर में लेके जाएंगे। तो इसके अंदर जो है काफ़ी सारी जो है वो आपकी मैन पावर जो है इन्वॉल्व है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। ऐश कंटेंट जो है, जो राख इसकी बनती है, क्योंकि जब ये बर्न होगा तो वो जो राख है वो तो हवा में उड़ जाएगी, तो इस वजह से एयर पोल्यूशन जो है इसकी, ये एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है। थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम है, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा कोल जो है हमें बर्न करना पड़ता है एक यूनिट कॉस्ट एनर्जी के लिए। तो इससे जो है थर्मल एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि हम एक 1 kg कोल अगर बर्न करें, तो उसमें से सिर्फ जो है 700 ग्राम, 600 ग्राम, 700 ग्राम जो है कोल बर्न होगा, बाकी अनबर्न रह जाएगा, वो ऐश के साथ डिस्पोज हो जाएगा। इसकी वजह से भी थर्मल एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। ऐश डिस्पोजल भी जो है एक बड़ा मसला है कि आप बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में, कई किलोग्राम में, कई टन्स में कोल को बर्न कर रहे हैं, तो उसकी ऐश को भी आपने डिस्पोज करना है। ये भी एक जो है मसला यहाँ पे इसके साथ अटैच्ड है। दूसरा कि आपको स्टोरेज से, अब मॉडर्न दौर है, मॉडर्न सिस्टम्स हैं, तो फिर आप स्टोरेज से इसको बॉयलर में ले जाने के लिए आप कन्वेयर बेल्ट्स का यूज़ करते हैं। उसकी कॉस्ट भी, उसका प्रोसेस भी, उसका इक्विपमेंट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आज के लिए हमारा सेशन इंशाल्लाह हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम बाकी जो टाइप्स हैं इसकी, लिक्विड एंड गैस, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।